हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्विक रिवीजन करेंगे। ऑल फॉर्मूले एंड ऑल थियरी कॉन्सेप्ट्स जो भी एप्लीकेशन ओरिएंटेड एमएसटीसीटी में पूछते हैं। चैप्टर में बेसिकली आपको बेसिक दिया है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन एंड नॉर्मल वेक्टर टू द एरिया। ये आपका क्या हो जाता है, बी एस डी एस कॉस थीटा। ये बताया। देन आपका फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि इट इज मैग्नेटिक व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इन ईएमएफ इज इंड्यूस इन अ कॉइल। ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला दिया E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। ठीक है। यहाँ पे आप आपका एक स्ट्रेट कंडक्टर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव करेगा एट राइट एंगल्स, तो उसमें जो मैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला क्या, E इक्वल टू वी एल वी। फिर आपका सेल्फ इंडक्शन है। ओके, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। आपका एक कॉइल दिया हुआ है, यहाँ पे आपका एक एसी सप्लाई लगा है। यदि सेम कॉइल में करंट चेंज होगा तो इसमें जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या होगा, E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है। फिर एक फॉर्मूला रहता है आपका म्यूचुअल इंडक्शन का। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, दो कॉइल रहता है जो आपका ट्रांसफार्मर जिस पे बेस रहता है। करंट आपका प्राइमरी कॉइल में चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस किस में होता है, सेकेंडरी कॉइल में। उसके लिए भी सेम फॉर्मूला रहता है एम डी एल बाय डी टी। डी एल, सॉरी यहाँ पे डी आई है, यहाँ पे करंट इन द सेम कॉइल, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल टू चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल। ये फॉर्मूला क्या रहता है आपका, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू करंट चेंज इन प्राइमरी कॉइल, ये रहता है। ओके, ट्रांसफार्मर क्या रहता है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है। यहाँ पे आई थिंक आपको सेल्फ इंडक्शन ही दिया है। म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला क्या रहता है, ये ई एस एम डी आई बाई डी टी। और यहाँ पे ये एल क्या रहता है, इसका यूनिट क्या रहता है, हेनरी रहता है। बट हेनरी बेसिकली क्या है आपका, ओहम सेकेंड होता है, ध्यान में रखो। हेनरी क्या रहता है आपका, ओहम सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म है। और ये एल का डायमेंशन क्या रहता है, एम वन एल टू टी माइनस टू आई माइनस टू। एम और एल का डायमेंशन ये भी एग्जाम में पूछता है। एम और एल का डायमेंशन कितना दिया है, एम वन एल टू टी माइनस टू आई माइनस टू, ध्यान में रखो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, ई एम एफ इंड्यूस्ड इन अ रोटेटिंग कॉइल। ये क्या होता है आपका, ई जीरो साइन ओमेगा टी होता है। ई जीरो आपका मैक्सिमम ई एम एफ इंड्यूस्ड है, जो कि क्या होता है आपका ओमेगा एन ए बी। ओमेगा क्या होता है, टू पाई एफ। और आई क्या होता है आपका, ई जीरो ई अपॉन आर। ई क्या, ई जीरो साइन ओमेगा टी बाई आर। ई जीरो बाई आर क्या होता है, आई जीरो। ठीक है। इसी में आपका आई आर एम एस वैल्यू है और ई आर एम एस। आई आर एम एस क्या रहता है, पिक वैल्यू का वन बाय रूट टू। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, आई जीरो इंटू 0.707 और ई जीरो इंटू 0.707, बिकॉज वन बाय रूट टू क्या होता है, 0.707। ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है आपका, इंडक्टिव रिएक्टेंस। आपका दो डिवाइस रहता है, इंडक्टर होता है, इंडक्टर ये रहता है, कॉइल रहता है, और कैपेसिटर। इंडक्टर जो रहता है स्टोर्स एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इंडक्टर क्या करता है, करंट को लैग करता है और करंट को अपोज करता है। कैपेसिटर किसको अपोज करता है, वोल्टेज को अपोज करता है। इट इज अ करंट डिवाइस, इट इज अ वोल्टेज डिवाइस। इंडक्टर अपोजेस करंट, कैपेसिटर अपोजेस वोल्टेज। ठीक है। और जो भी रेजिस्टेंस ये दोनों डिवाइस ऑफर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। इफ इंडक्टर ऑफर करता है उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और एक्सेल फॉर्मूला क्या है, ओमेगा एल टू पाई एल। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यदि आपका कैपेसिटर अपोज करेगा करंट फ्लो को, कौन सा करंट, अल्टरनेटिव करंट, तो उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। डीसी वोल्टेज लगाया है दोनों के अक्रॉस तो आपका करंट क्या होता है, जीरो आता है। बिकॉज ये दोनों डिवाइस करंट को क्या करते हैं, ब्लॉक, डीसी करंट को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है। मतलब एसी सप्लाई लगा है तब ये चलेंगे, डीसी सप्लाई लगा है तो देर इज नो करंट इन द सर्किट, ये भी ध्यान में रखो। ये फॉर्मूला फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इम्पीडेंस क्या है, नेट रेजिस्टेंस ड्यू टू रिएक्टेंस प्लस और आपका रेजिस्टेंस है। यदि आपका सर्किट में रेजिस्टेंस है प्लस आपका इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है
और ये दोनों रिएक्टेंस में से कोई भी एक है तो उसको तब आपका इम्पिडेंस आता है। इम्पिडेंस क्या है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ड्यू टू रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस। सो एलआर सर्किट रहेगा तो आपका एक्सएल रहेगा, सीआर सर्किट रहेगा तो आपका रिएक्टेंस एक्ससी रहेगा, सीरीज एलसीआर रहेगा तो आपका तीनों कंपोनेंट रहता है। बट यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्ससी आता है क्योंकि आपका करंट का जो डायरेक्शन रहता है फॉर एक्सएल और एक्ससी क्या रहता है, थोड़ा अपोजिट रहता है। ठीक है, इसमें भी आपका मैं बता दूं, इंडक्टर के जो रेजिस्टेंस रहता है तो आपका वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहता है। इंडक्टर रहता है तो इंडक्टर क्या करता है, करंट को लैग करता है बाय 90 डिग्री विद द ईएमएफ। कैपेसिटर में क्या होता है, ईएमएफ लैग्स बिहाइंड द करंट बाय 90 डिग्री। ठीक है, इंडक्टर क्या है, करंट डिवाइस है तो करंट को लैग करता है। सो करंट लैग्स बिहाइंड मतलब करंट पीछे रहता है बाय ईएमएफ। मतलब यदि आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ईएमएफ आगे रहता है, करंट पीछे रहता है। कैपेसिटर के केस में उल्टा हो जाता है आपका। ओके, यहाँ पे करंट लैग है, यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, वोल्टेज लैग करता है, करंट आगे हो जाता है कैपेसिटर के केस में। बट रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है आपका, ये दोनों क्या होता है, सेम फेज होता है और फेज डिफरेंस जीरो होता है। ठीक है, सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस ये बताया हुआ है आपका। फिर सीरीज रेजोनेंस सर्किट कब आता है आपका, जब जो रेजिस्टेंस सीरीज रेजोनेंस मतलब जब आपका एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो जाता है और नेट रिएक्टेंस इन द सर्किट जीरो हो जाता है, टोटल इम्पीडेंस क्या हो जाता है, इक्वल टू ओनली रेजिस्टेंस। सो आपका रेजिस्टेंस इन द सर्किट कम हो गया तो आपका करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और ये कब होता है, जब आपका एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, बिकॉज एक्सएल माइनस एक्ससी है ना फॉर्मूले में ऊपर इधर। यदि उन्होंने इक्वल हो गया तो जेड इक्वल टू आर हो गया, मतलब रेजिस्टेंस सर्किट का कम हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो सीरीज रेजोनेंस में करंट मैक्सिमम हो जाता है, पैरेलल रेजोनेंस में करंट मिनिमम हो जाता है। फिर ये पावर डिसिपेटेड इन अ रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट, बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस होता है। वही एल सी आर में क्या होता है, एक पावर फैक्टर का टर्म आ जाता है, बी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। ये कॉस फाई पूरे को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। ओनली फाई को क्या बोलते हैं, फेज एंगल। ठीक है, और एक पावर फैक्टर क्या होता है, आर बाय जे। ठीक है, बेसिकली वो आपका डायग्राम ही ध्यान में रखो, ए एक्सएल माइनस एक्ससी होगा और आपका जो भी आर आता है ये आपका जेड आता है। तो एक्सएल में आज ये आपका पाइथागोरस से जेड इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस ई इसका स्क्वायर कॉस, ये फाई आपका एंगल रहता है, सो ये आर बाय जेड। ठीक है, यदि आपका रजिस्टिव सर्किट रहेगा तो जेड इक्वल टू आर आएगा, पावर फैक्टर क्या आता है, वन आता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला दिया, आई डी इक्वल टू ई जीरो, फ्लक्स चेंज ओके और डी टी। एंड देन आपका एक्सप्लेन किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर का कुछ दिया है क्या, ओके आई थिंक यहाँ पे ट्रांसफर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर फार्मूला दिया है, ये सब आपको है ही नहीं है सिलेबस में, सिर्फ आपको एक्स्ट्रा दे के रखा है सो दैट आप पढ़ के रखो। समटाइम्स आ जाता है थोड़ा बहुत तो पूछ ही लेता है। ठीक है, सो ट्रांसफार्मर के केस में आपको पता ही होगा ई पी बाई एस, प्राइमरी वोल्टेज का कॉइल, प्राइमरी वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी वोल्टेज, नंबर ऑफ एन पी बाई एन एस, और आपका क्या हो जाता है ये आई एस बाई आई पी। ठीक है, इसमें भी आपका एन एस बाई एन पी को टर्न्स रेशो बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखो, टर्न्स रेशो क्या होता है आपका, एन एस बाई एन पी। ठीक है, सो मोस्टली ये अल्टरनेटिंग करंट का जो पार्ट है, रिएक्टेंस इम्पेडेंस, इस पे ही प्रॉब्लम पूछता है इसमें। और प्रॉब्लम पूछा तो ट्रांसफार्मर में पूछेगा या फैराडेज लॉ पे पूछता है। ठीक है, और इसी भी ध्यान में रखना, इंडक्टर में करंट लैग होता है, कैपेसिटर में वोल्टेज लैग होता है, और रेजिस्टेंस में कुछ लैग नहीं होता, सेम फेज होता है। ठीक है, आपका सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, ई इक्वल टू एम बाय डी आई पी बाई डी टी। यहाँ पे करंट चेंज, डी आई पी मतलब करंट चेंज प्राइमरी कॉइल। ठीक है, और ई एस क्या होता है, ई एम एफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। सो इसमें नहीं दिया था म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफार्मर, इसमें नहीं दिया है, सो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, सो कल इसका हम लोग भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।